ये 15 इंच का शेल फेंका, टिश्यू पेपर ने उसको वापस भेज दिया। ये 15 इंच का शेल भेजा और ये टिश्यू पेपर ने क्या करा, उसको उतनी ही स्पीड में वापस पीछे फेंक दिया। कैन इट बी पॉसिबल? ये पॉसिबल है क्या कि आप एक पत्थर को पेपर पे फेंको और वो पेपर आपको वापस उतनी स्पीड में वापस पकड़ा दे? हेलो गाइस, वेलकम टू द SLW हैशटैग 4th चैप्टर का 3rd पार्ट, रदरफोर्ड मॉडल। ये सेकंड मॉडल है। सेकंड मतलब फर्स्ट था थॉमसन, जिन्होंने कहा कि वाटरमेलन होता है या फिर पुडिंग होती है जिसमें ऐसे 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 या तो आपकी किशमिश या फिर आपके सीड्स, वाटरमेलन में क्या होते हैं बीज, वो ऐसे बिखरे पड़े, तो उन्होंने ऐसा मॉडल दे दिया। लेकिन यार एक बात इसमें क्या गड़बड़ हुई, रदरफोर्ड आए और उन्होंने ये कहा कि भैया अगर किसी एटम के अंदर केवल इलेक्ट्रॉन 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 होंगे चारों तरफ, तो इससे एक बात पक्की हो जाएगी कि अगर हम उसके ऊपर कोई नेगेटिव चीज़ फेंकें, मान लो ये नेगेटिव था और इसका स्फीयर कैसा था, स्फीयर कैसा था, इसका पॉजिटिव स्फीयर था। तो थॉमसन के मॉडल को हम रिवाइज कर रहे हैं बस एक सेकंड में कि अगर इसका स्फीयर पॉजिटिव है तो अगर मैं इस पर पॉजिटिव रेज फेंकूँ, ये पॉजिटिव रेज आ रही है, तो आप बताओ क्या होगा? पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, मतलब ये ऐसा चला जाएगा, ये ऐसा चला जाएगा, ये ऐसे जाके वापस पीछे आ जाएगा, ऐसा होना चाहिए। तो जब पॉजिटिव रेस को अगर एटम पे फेंकेंगे तो थॉमसन के अनुसार वो ऐसा होना चाहिए। तो देख लेते हैं ऐसा करके हो रहा है कि नहीं। तो रदरफोर्ड ने कहा चलो मैं करके बताता हूँ, ये काम मैं करूँगा। कौन? ये कह रहे हैं रदरफोर्ड इज सेइंग दैट आई विल डू द टास्क ऑफ इमिटिंग द पॉजिटिव रेडिएशंस, पॉजिटिव रेस। पॉजिटिव रेस काहे की छोड़ी उन्होंने, काहे की छोड़ी बता दो, अल्फा रेस। अल्फा रेस क्या होती है? ये होती है हीलियम। अब भैया 3rd चैप्टर में किस किसने पढ़ ली ये बात कि हीलियम के अंदर होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन और होते हैं 2 न्यूट्रॉन। इसके हिसाब से इसका मास हो जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम कर देंगे तो इसका मास आ जाएगा 4U, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसमें से देखो, इसका मास आ गया, क्या मास आया? 4U। हम यहाँ लिख लेते हैं, इसका मास कितना है? 4U। ये पहली बात इसकी। दूसरी बात हीलियम की क्या थी कि हीलियम के अंदर से इन लोगों ने क्या किया, जो 2 इलेक्ट्रॉन थे ना वो फेंक दिए बाहर। अब अगर मेरे अंदर से नेगेटिविटी गई तो क्या आ जाएगी? 2 पॉजिटिविटी आ जाएगी। 2 नेगेटिविटी फेंकी तो 2 प्लस आ गया। तो अल्फा रेस क्या होते हैं भैया? डबल चार्ज, डबली चार्ज्ड, ठीक है। मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है क्योंकि बोर्ड थोड़ा ज़्यादा ऊपर है। चलो, वैसे नीचे भी था तब भी कौन सी, कोई बात नहीं। अल्फा रेज आर डबली चार्ज्ड, डबल चार्ज है इनके ऊपर, ठीक है। इतनी समझ में आ गई बस। और इनका मास कितना है? हैविंग मास ऑफ 4U, मतलब यूनिफाइड मास, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो दूसरी बात क्या हो गई कि इनके ऊपर +2 चार्ज होता है और इनका मास 4U होता है। तो ये डबल प्लस चार्ज वाले आ रहे हैं यहाँ पे अच्छे से, तो एटम के अंदर से चले जाएंगे क्या? नहीं। थॉमसन के अनुसार वो प्लस 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 सब रिपेल करके उसको फेंक देगा। लेकिन पहले ये तो बताओ कि हम एटम को देख नहीं सकते तो एटम पे रेस कैसे छोड़ेंगे? सोचो, मैंने कहा मार्कर के ऊपर रेस छोड़ो, छोड़ दी। मैंने कहा मेरे ऊपर रेस छोड़ो, छोड़ दी। आपके ऊपर छोड़ सकते हैं। ये जो लैपटॉप या मोबाइल या टीवी जिससे भी आप देख रहे हो मुझे भी, उसमें से लाइट आपके ऊपर आ रही है। एक एटम के अंदर मैं कैसे लाइट फेंकूँ? मैं पूरा एटम से बना हुआ हूँ, कैसे हम एक एटम पकड़ेंगे? एक एटम लेना हाथ में कितना इम्पॉसिबल है। तो क्या किया उन्होंने, कहा भैया देखो कोई भी चीज़ लो, बड़ी होगी, उसके अंदर करोड़ों एटम से उसको आधा करो। करोड़ का आधा कितना हो जाएगा भैया? 50 लाख। 50 लाख का आधा 25 लाख का आधा, आधा 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 करते जाओ। लास्ट में आधा करते 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 कहाँ तक आ जाएंगे हम? जितना भी कर सकते हो मैक्सिमम आधा। तो उन्होंने एक पतली से पतली शीट बना दी। ये जो इतनी मोटी शीट थी ना, उसको ऐसे आधा कर करके यहाँ पे आधा कर करके एक लास्ट में बिल्कुल पतली सी शीट बनेगी। समझ आ रहा है ना? मतलब अपने पेपर को देखो, उस पेपर के उसमें कम से कम 1000 होंगे। इसके अंदर भी यहाँ पर कितने हैं? 1000 एटम्स हैं, 1000 एटम्स।
इससे पतला वो कर ही नहीं पा रहे उसको। पेपर को काट के बताओ ज़रा, ऐसे ये पेपर लो, उसको ऐसे बीच में से काट के बताओ, नहीं कटेगा। तो 1000 एटम का 500 नहीं हो पाया। तो पतली से पतली शीट किसकी बन पाएगी, किसकी बनेगी बताओ? मार मार के पतला कर दो। तो गोल्ड एक ऐसा मेटल है, कौन? गोल्ड। उसका सिंबल क्या होता है भैया? AU। गोल्ड को देख के क्या बोलते हैं लोग? आऊ। तो आऊ मतलब AU, आऊ, है ना, ऐसे याद रखना। गोल्ड मतलब AU। अब इसके बारे में क्या बात करनी है हमको कि ये एक सबसे ज़्यादा मेलिएबल सब्सटेंस है। मेलिएबल मतलब मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊँ। चादर मतलब एक शीट बन जाएगी इसकी, इतनी पतली शीट बनेगी कि वो होगी 1000 एटम से बनी हुई शीट। रदरफोर्ड ने कहा मुझे यही चाहिए जिसमें कम से कम एटम हो, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एटम के बारे में बता पाऊँ। मेरे बारे में नहीं बताना है, आपके बारे में नहीं बताना है, मार्कर के बारे में नहीं बताना है, एटम के बारे में बताना है। तो सामने मार्कर को नहीं रखेंगे, एटम को रखेंगे। तो उन्होंने 1000 एटम तक तो पहुँचे, तो उन्होंने कहा लो भैया ये ले आओ। तो पतली सी एक शीट ला दी उन्होंने, पतली सी शीट ऐसी लगा दी यहाँ पे। ये यहाँ से उन्होंने एक सोर्स शुरू किया, ठीक है, ऐसे अपन मान लेते हैं यहाँ पर हीलियम का सोर्स है, जिससे क्या निकलेगी? अल्फा रेस। ये कौन सी रे? अल्फा रेस। और ये अल्फा रेस इससे जब निकलेगी तो इसके एटम में से होती भी जाएगी वो 1000 एटम से। मैंने तो एक एटम बनाया है, अब क्या होना चाहिए बताओ? अगर 1000 एटम रास्ते में आएंगे तो कितनी रिपेल होकर कहाँ चले जाएगी वो। लेकिन तो दूसरी बात हमको अभी तक क्या समझ में आई कि उन्होंने गोल्ड फॉइल ली थी या गोल्ड की शीट ली थी, ठीक है। और गोल्ड की फॉइल ली थी, गोल्ड फॉइल या फिर हम उसको बोल सकते हैं गोल्ड की शीट ली थी, ठीक है। ये गोल्ड की शीट है, ये काई की शीट है? गोल्ड की शीट है। आप अल्फा रेस के बारे में दो बातें लिख देंगे, डब्ल्यू चार्ज है, हैविंग मास ऑफ 4u। गोल्ड शीट एज ही वांटेड थिनेस्ट एज पॉसिबल, लगभग 1000 एटम थिक। कितनी मोटी थी? लगभग 1000 एटम। हालांकि पतला होता है तो उसको थिन बोलते हैं, बाकी थिक मतलब उसकी कितनी मोटाई है, विड्थ कितनी है, इसलिए हमने कहा 1000 एटम थिक, ठीक है। अब इसको देख के पूरी बात तो समझ में आ गई कि रदरफोर्ड का ये था स्ट्रक्चर। एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम लोग, हाँ। और थर्ड पॉइंट में उन्होंने क्या कहा? एक्सपेरिमेंट तो पूरा हो गया, बस इतना सा एक्सपेरिमेंट लिखना है आपको एग्जाम में भी। क्या करना है? इतना सा एक्सपेरिमेंट है रदरफोर्ड का। उन्होंने क्या किया? ये एक्सपेरिमेंट था, समझ आ गया? 2 पॉइंट है बस। किसको किस पे छोड़ा? अल्फा रेस को गोल्ड की शीट पे छोड़ा, ये अल्फा और ये गोल्ड। ये एक्सपेरिमेंट है। इसके बाद थर्ड पॉइंट में उन्होंने अपनी बात बताई। एक्सपेरिमेंट करते 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 उनके साथ जो काम कर रहा था उसको बोला, यार मैं एक बात बोलूँ, आई एक्सपेक्ट, मतलब वो ऐसा मान रहे थे कि जब इतनी भारी 4u मास वाली रेस को अगर किसी एटम पे छोड़ा जाए जो कि प्लस चार्ज है, ये कौन सी चार्ज थी? प्लस चार्ज। तो ये तो पता था कि उसके अंदर प्रोटॉन्स हैं, पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो पॉजिटिव चार्जेस रिपेल करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा इतनी भारी चीज़ अगर एक ट्रक तेजी से जाए, ये ट्रक जा रहा, ट्रक के सामने एक छोटा सा पत्थर आ जाए, बताओ क्या होगा? ये ट्रक अच्छी स्पीड में चल रहा है यहाँ पे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, 40 से ज़्यादा मान लेते हैं अपन, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रक आ रहा है। बताओ ये इस स्टोन से इसको क्या फ़र्क पड़ेगा? इसको कुचलते हुए जाएगा वो। ऐसा सेम रदरफोर्ड ने कहा कि इतनी भारी 4u मास वाली अगर इस एटम के पास से जाएगी तो ज़्यादा कोई खास डिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा कि ऐसी गई और ऐसी हो गई, थोड़ा बहुत दिख जाएगा। तो उनके क्या एक्सपेक्टेशंस थे? हम यहाँ पर क्या लिखेंगे अब? एक्सपेक्टेशन। तो एक्सपेरिमेंट तो बस 2 पॉइंट का है, तीसरा उनका एक्सपेक्टेशन है कि उन्होंने क्या अनुमान लगाया? ही एक्सपेक्टेड
उन्होंने क्या एक्सपेक्ट करा कि थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन दिख जाएगा क्योंकि अल्फा रे बहुत भारी होती है। ये तीनों पॉइंट याद हो गए, तीनों पॉइंट याद हो गए। पहला किसको छोड़ा, किस पे छोड़ा, और उन्होंने क्या एक्सपेक्ट किया, ये इनका एक्सपेरिमेंट था। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, जब उन्होंने काम करना शुरू किया, जब उन्होंने काम किया तो क्या हुआ, जब ये अल्फा रेस को गोल्ड पे छोड़ा तो वो हक्के बक्के रह गए। क्या रह गए? हक्के बक्के। क्या देखकर? ही वॉज सरप्राइज्ड, ही वॉज सरप्राइज्ड। अब एक्सपेरिमेंट के बाद क्या करते हैं भैया? एक्सपेरिमेंट कर लिया मैंने मार्कर के अंदर इंक डाल दी, अब देख रहा हूँ क्या होगा, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मतलब ऑब्जर्वेशन। तो ही वॉज सरप्राइज्ड बाय वॉचिंग द ऑब्जर्वेशंस। तो हम यहाँ लिख रहे हैं अब यहाँ पर हमको 3 ऑब्जर्वेशन देखने इसके, 1 2 3। अब 3 ऑब्जर्वेशंस में हमको क्या पढ़ना है? अब पढ़ना क्या है उसको समझते हैं कि जब अल्फा रे को गोल्ड फॉइल पे फेंका, उन्होंने ये एक्सपेक्ट किया था कि वो ज़्यादा डिफ्लेक्शंस नहीं दिखाएगी, लेकिन ये देखने में आया कि स्मॉल डिफ्लेक्शंस तो वाकई में थे, थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन तो सब कर ही रहे थे। अब एक रे नहीं छोड़ी ना उन्होंने, हज़ारों में छोड़ी थी, बहुत सारी रेस छोड़ी थी। तो मैं यहाँ पर बहुत सारी रेस बना लूँ, 1 2 3 4 5 6 7, इतनी रेस बना लेते हैं अपन, ठीक है। और यहाँ पर हम बना लेते हैं एक बड़ा सा एटम। और अब क्या हुआ, एटम मुझे नहीं मालूम कैसा होता है, अब मैं बताता हूँ तुमको, मैं बताता हूँ इन्होंने कैसे दिया एटम का मॉडल। जब अल्फा रेस को छोड़ा तो छोड़ने के बाद देखा कि ये जो ऊपर वाली रेस थी वो तो सारी चली गई, जो बीच बीच में आते जा रही थी वो थोड़ी सी डिफ्लेक्शन दिखाने लग गई, ऐसी इनका थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन दिखा, बाकी सब सीधी जा रही है यहाँ पे। और एक रे जो बिल्कुल बीच में से जा रही है ना, वो ऐसी जाके पीछे आ गई। मतलब यहाँ पर कोई छोटी सी चीज़ थी जो इस अल्फा रे को, मतलब पॉजिटिव रेस को रिपेल कर रहा है। पॉजिटिव रेस को कौन रिपेल कर सकता है? पॉजिटिव को रिपेल करता है। कहो हाँ, पॉजिटिव को रिपेल करता है। तो इसको रिपेल किसने किया? यहाँ पर पक्की बात है कि कुछ पॉजिटिव था। अब इसी पॉजिटिव के कारण ये वाली पॉजिटिव रे थोड़ा सा रिपेल हो गई, ये वाली पॉजिटिव थोड़ा सा रिपेल हो गई। जो बहुत पास से निकलेगी ना वो इतनी हो जाएगी, एकदम झटका लगेगा उसको तो ज़्यादा हो जाएगी, और जो बिल्कुल उस पर गिरेगी एकदम वो इधर आएगी। उन्होंने कहा मैंने 12,000 रेस छोड़ी, कितनी? 12,000 रेस। उसमें से केवल एक रे थी जो रिबाउंड हुई। रिबाउंड मतलब पलट के वापस आ गई। मतलब 12,000 रेज अगर गई तो उसमें से केवल एक पीछे आने का मतलब है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, क्योंकि सारी स्टेट गई। मोस्ट ऑफ द रेस देखो सीधी जा रही है, यहाँ पर सारी रेस सीधी चली गई यहाँ वाली। थोड़ा बहुत जो पास में आई उन्होंने स्मॉल डिफ्लेक्शन दिखाया। सम हैव शोन स्मॉल डिफ्लेक्शंस। और तीसरी बात में उन्होंने क्या देखा कि 1 आउट ऑफ 12,000 रिबाउंड बैक अगेन, या फिर इन द सेम डायरेक्शन, या फिर 180 डिग्री से वापस आ गई, ठीक है। रिबाउंडेड एट 180 समझते हैं आप लोग, ऐसे जाके सीधी चले गई तो इसको क्या बोलेंगे? ये कौन सा एंगल है? 0 डिग्री। और ऐसी जाके वापस पीछे आ गई तो ये ऐसी जाके कितना घूमी? 90 और 180 घूम गई, तो ये कितना एंगल हो गया? 180 डिग्री। समझ में आ गया ना कैसे कहना चाह रहे हैं? हाँ, तो 180 डिग्री हो गया हो, तो 180 डिग्री पे वापस से रिबाउंड होकर आ गई। आपको ऐसे नहीं लिख के आना एग्जाम में, ये केवल मैं याद करने के लिए लिखा रहा हूँ। लिखना तो आपको इस तरह से, ये जो एनसीईआरटी में दिया है ना, ये दिया है एक्सपेरिमेंट, और ये वाला दिया है पोर्शन अगले पेज पे ऑब्जर्वेशन का। तो आपको याद ऐसे करना है, बाकी ये केवल याद करने के लिए बताया है। अभी आप लोग जो कॉपी लेके बैठे हो ना, SLW के लिए आपने जो कॉपी बनाई है उसको आपको एज इट इज़ लिखना है यहाँ पर, ठीक है, ताकि समझ में आ जाए, याद हो जाए। ओके, इन सब में फुल स्टॉप लगा लेना बाद में। ये ऊपर डिग्री कहलाता है ना, इसको फुल स्टॉप नहीं बोलते। हाँ, नेक्स्ट। इतनी बातें समझ में आ गई। ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया और वो खड़े होकर साइड में देख रहे थे। ये जब एक्सपेरिमेंट हो रहा था, ये एटम पे से इतनी सारी रेस छोड़ी। अब मैंने भैया तुमको पहले ही बता दिया है कि एटम मैं ऐसा बना रहा हूँ,
मेरे को कैमरा काफ़ी टेढ़ा क्यों लग रहा है? नहीं, ठीक। अब वो 1000 एटम्स दिखती ना, 1000 एटम्स दिखती हैं यहाँ पर। तो इतना परफेक्ट नहीं बता सकते थे कि क्या है एटम का स्ट्रक्चर, और ऐसी लंबाई में भी थी इतनी सारी, एक एटम, 2 एटम, 3 एटम, एक एटम पे नहीं खेला हमने, ऐसे करोड़ों एटम इधर थे और हज़ारों एटम पीछे थे, इधर 1000 इधर करोड़। समझ में आ गया क्या स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हैं हम? तो हम केवल एक एटम के लिए बस बात करेंगे। ऑब्जर्वेशन देखने के बाद उन्होंने कहा, ये सब जब हो रहा था तो साइड में इधर खड़ा था रदरफोर्ड, ये रदरफोर्ड सर इधर खड़े थे ऐसे, वो देख रहे थे कि अल्फा रेस जारी है, क्या हो रहा है, ये क्या हुआ। इसको देख के वो सरप्राइज हो गए और उन्होंने एक बात बोली, आपकी एनसीईआरटी में यहाँ पर ये बात लिखी हुई है कि अगर हम किसी 15 इंच के शेल को, अब 15 लिखा है कि 10 मैं भूल गया, 15 इंच के शेल को, शेल मतलब समझ रहे हो, ऐसा मान लो कड़क पत्थर है, उसको हम अगर टिश्यू पेपर पे फेंकें, टिश्यू पेपर पता है कैसा होता है, नरम कागज़ एकदम, अगर इतने बड़े शेल को हम इस टिश्यू पेपर पे फेंकें तो क्या होगा, क्या होगा, पेपर फट जाएगा। लेकिन इसको देख के रदरफोर्ड ने कहा कि इतना भारी अल्फा रे 180 डिग्री पे वापस आ गया, ये वाली, ये एटम में जो बीच में जाके वापस आई थी ना, बाकी सब तो सीधी चले गई, कुछ ने डिफ्लेक्शन दिखाया ऐसे, तो ये जो बीच वाली आई ना, इस रे को देख के उन्होंने क्या बोला, ये 15 इंच का शेल फेंका, टिश्यू पेपर ने उसको वापस भेज दिया। ये 15 इंच का शेल भेजा और ये टिश्यू पेपर ने क्या करा, उसको उतनी ही स्पीड में वापस पीछे फेंक दिया। कैन इट बी पॉसिबल? ये पॉसिबल है क्या कि आप एक पत्थर को पेपर पे फेंको और वो पेपर आपको वापस उतनी स्पीड में वापस पकड़ा दे? नहीं, नहीं है ये पॉसिबल, लेकिन दिख गया। तो उन्होंने बता दिया कि भैया जितना भी पॉजिटिव है सबका सब यहीं पड़ा हुआ है, तभी ये 180 पे फेंका उसने। क्या बोला कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, ये पूरी जगह यहाँ पर एटम की खाली पड़ी है, बस बीच में एक छोटी सी जगह है यहाँ पर जहाँ पर सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज भरा पड़ा है, सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर, समझ आ गया? और बाकी सारी जगह एम्प्टी क्यों बोली? क्योंकि सीधा चला गया वो। अब आपके एनसीईआरटी में एक छोटी सी बात ये लिखी हुई है कि आप एक दीवार के सामने एक पत्थर फेंको, एक और फेंको, एक और फेंको, एक और फेंको, आवाज़ आती जाएगी। लेकिन अगर उस दीवार में 4 खिड़कियां बना दें, अब आंख बंद करो, अब फेंको, कभी जा रही है कभी नहीं जा रही, मतलब कभी खिड़की से पार हो गई, कभी दीवार पे लग गई। ये दीवार थी, इसमें मैंने 4 खिड़कियां बना दी इसी, तो जब जब ये बाउंड्री पे लगेगी, यहाँ लगी, यहाँ लगी या यहाँ पर लगी, एट दैट टाइम आवाज़ आएगी। लेकिन बाकी सब जगह यहाँ से जाएगी तो कोई आवाज़ नहीं आएगी। मतलब मैं ये बता सकता हूँ, फेंका मैंने ऐसे, ऊपर फेंका तो आवाज़ आ गई, नीचे फेंका तो आवाज़ नहीं आई। इसका मतलब क्या था कि दीवार के ऊपर थी, नीचे दीवार नहीं थी। समझ आया? जैसे मैंने पत्थर नीचे फेंका, आवाज़ आ गई, ऊपर फेंका, आवाज़ नहीं आई। इसका मतलब क्या है? दीवार केवल नीचे, ऊपर तो एयर है। ऐसे ही जब रेस सीधी जा रही है, कोई आवाज़ नहीं आई, मतलब कोई रेडिएशन वापस पीछे मुड़ के नहीं आई, तब उन्होंने कहा कि यहाँ की पूरी जगह खाली है। ये क्या है? एम्प्टी जगह। और सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ भरा है? यहाँ पर बीच में। तो पॉजिटिव चार्ज बहुत थोड़ा सा होता है, बहुत छोटी सी जगह पे होता है। दूसरा, ये वाला बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है। क्यों कॉन्सेंट्रेटेड है भैया? क्योंकि उसने इतनी भारी रे को 180 पे फेंक दिया वापस। मैंने पत्थर फेंका, ऐसे हो गया, वो लग के वापस आ गया। तो ये क्या हुआ, सारा का सारा वहाँ पे बहुत बड़ा सीमेंट कंक्रीट पड़ी हुई थी, जिससे फेंका उसको सहन नहीं हुआ, उसने वापस फेंक दिया। तो सारा कॉन्सेंट्रेटेड है, वेरी लिटिल स्पेस में होता है, बाकी सारी जगह एम्प्टी। तो मैंने बना दिया एटम का मॉडल। अगर हमको करने का मौका मिलता ये काम, तो हम भी बता देते। तो समझ में आए? वो साइंटिस्ट देखो कितना दिमाग लगाते थे उस टाइम पे। मतलब उन्होंने एक शीट ली, फिर उस पर रेस डाली, फिर रेस डाल के सोचा कि अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, ऐसा है तो ऐसा होगा। हुआ कुछ और, तो उन्होंने कहा मतलब ऐसा होगा, मतलब कुछ अलग होगा। जो हम सोच रहे हैं उससे कुछ अलग था ये। रदरफोर्ड ने कितनी बड़ी बात बता दी। और इसीलिए इन्होंने क्या करा पता है? पहले इन्होंने रेडियो एक्टिविटी के बारे में बहुत बताया। रेडियो एक्टिविटी,
और इतनी बढ़िया बातें बताई उन्होंने रेडियो एक्टिविटी के बारे में कि उनको ना 1908 में नोबेल प्राइज़ मिला था। रदरफोर्ड, ताली बजाओ इनके लिए, इनको नोबेल प्राइज़ मिला। शाबाश। दूसरा, ये एक्सपेरिमेंट कब कर रहे थे ये? उसके बाद जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया तो 1911 में उन्होंने थ्योरी दे दी। क्या दिया? कंक्लूजन निकाल के दे दिया, न्यूक्लियर मॉडल बना के दे दिया। किसका? अरे किसका पढ़ रहे हैं अपन? ये एटम का न्यूक्लियर मॉडल है, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम। एटम के न्यूक्लियर मॉडल को बना के दे दिया। तो हमको क्या मालूम पड़ा? क्या पता चला? कि रदरफोर्ड के द्वारा एटम पता चलता है कि कैसा है। ठीक है, चल तो इसको मिटा दें हम। 1 2 3 मीटर गया कोड। अब देखो क्या करना है हमको। अब हमने देखा कि ऑब्जर्वेशन करने के बाद उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला। पहला क्या बात हुई भैया? सारी स्टेट चली गई थी, तो मोस्ट स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, मतलब समझ में आता भैया खाली जगह है। दूसरा, द पॉजिटिव चार्जेस टेक्स वेरी लिटिल स्पेस। जो पॉजिटिव चार्ज थे उन्होंने बहुत छोटी सी जगह ली क्योंकि थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन देखने को मिला। तो आपको पहली बात क्या याद रखनी है कि सारी की सारी स्ट्रेट गई। दूसरा क्या याद रखना था? लिटिल डिफ्लेक्शंस। और तीसरी बात क्या थी? रिबाउंड हो गई 180 पे। ये ऑब्जर्वेशन थे, ये ऑब्जर्वेशन थे। इसी ऑब्जर्वेशन को हमने कंक्लूजन में क्या लिखा? अगर लाइन स्ट्रेट गई मतलब जगह खाली है, ये लाइन जगह, ये खाली जगह। लिटिल डिफ्लेक्शंस का मतलब क्या हुआ? कहीं थोड़ी सी जगह पे था कहीं पॉजिटिव, थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन दिखा तो हमने क्या बोला? वेरी लिटिल स्पेस में पॉजिटिव था। लेकिन वो जो 180 डिग्री वाली आई, ये जो रिबाउंड हुआ, उसकी वजह से क्या बोला हमने? कि सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, सारा पॉजिटिव चार्ज एक ही जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड है। आप ये 3 पॉइंट्स एक बार पढ़ो फटाफट से पॉज करके वीडियो को, तो आपको इसमें क्लियर समझ में आ जाएगा कि कैसे एटम, मतलब ये जो लिखने का तरीका होता है हमको एग्जाम में, वो किस तरह से होता है। ठीक है, अब जैसे इसमें लिखा हुआ है वेरी फ्यू पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ इंडिकेटिंग दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑन द एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस। और डिफ्लेक्शन थोड़ा सा हुआ, इसका मतलब होता है कि मास ऑफ द पूरा कॉन्सेंट्रेटेड एक छोटे से वॉल्यूम में। ठीक है, तो इसके सेकंड और थर्ड पॉइंट को अच्छे से देख लो, याद कर लो। मैंने उनके केवल 2 शब्द लिए हैं। ठीक है, पर देखो जब समझ में आ जाएगा ना, अब आप उसको पढ़ो एक बार, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चल अब ये तो हो गया ख़त्म, टॉपिक ख़त्म हो गया। लेकिन इसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा कि भैया रदरफोर्ड, अब देखो एक बात और बताते हैं इसमें। थॉमसन ने क्या बोला था? इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं? एम्बेडेड होते हैं। ये थॉमसन का मॉडल था, ये थॉमसन का मॉडल था, ये थॉमसन ने दिया भैया। रदरफोर्ड ने क्या दिया? रदरफोर्ड के हिसाब से ये बनेगा डायग्राम, ये बन गया रदरफोर्ड का डायग्राम। उन्होंने कहा सारा प्रोटॉन यहाँ पर है। इन्होंने क्या बोला था? पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। रदरफोर्ड ने क्या बोला? पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेटेड है बीच में, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो चारों तरफ ऐसे ऐसे घूमते हैं। अब अगर कोई चीज़ घूमेगी ना, तो घूमते 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 क्या होता है, जब किसी चीज़ की एनर्जी कम होगी, अब भैया वो घूम रहे हैं तो उनको घूमने के लिए कुछ धागा तो चाहिए, एनर्जी चाहिए, फोर्स चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। देखिए मैं इसमें धागा बांध के इस मार्कर को ऐसे से घुमाऊँ, अगर मैं नहीं घुमाने लग जाऊँ, हाथ स्टेबल कर लूँ, तो क्या होगा? वो थोड़ी देर बाद ऐसे नीचे आ के ऐसे लटक जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जो प्रोटॉन्स थे उन्होंने इसको बाइंड कर रखा है, तो इसको एक एनर्जी मिलनी चाहिए जिससे वो घूमेगा। ठीक है, लेकिन ये बात रदरफोर्ड ने नहीं बताई कि वो घूमेगा कैसे। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो घूम घूम के अपनी एनर्जी कम करते जाते हैं। रदरफोर्ड ने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं प्रोटॉन्स यानी कि न्यूक्लियस के अराउंड। इसको क्या बोलते हैं? पूरा एटम, ये पूरा एटम है, ये एटम है, एटम के अंदर ये क्या है? न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस। ये छोटा सा न्यूक्लियस होता है और ये बड़ा सा पूरा एटम होता है। एटम के अंदर न्यूक्लियस बहुत छोटा सा होता है। एक बड़े से फुटबॉल ग्राउंड में बीच में एक ऑलपिन रख दो, एक बड़े से फुटबॉल ग्राउंड में बीच में एक ऑलपिन रख दो, सोचो कितना छोटा है ये न्यूक्लियस, इतनी छोटी सी जगह पे है। तभी तो 12,000 में से केवल एक रे आई। तुम 12,000 समझ रहे हो? 12,000 गिन के बताओ फटाफट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वो कोई भी नहीं गिनेगा। जो बच्चा देख रहा है वीडियो, पक्की बात मैं गारंटी कर सकता हूँ 12,000 तक कोई काउंटिंग नहीं करेगा अभी पॉज करके, इतना टाइम नहीं है हम लोग के पास। 12,000 रेज आ रही है, सोचो यहाँ पे।
उसमें से केवल एक पीछे आई वापस ऐसी। तो समझ में आना चाहिए कितना छोटा है न्यूक्लियस वाकई में, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने क्या बोला था न्यूक्लियस के बारे में कि इलेक्ट्रॉन इसके आसपास रिवॉल्व करते हैं। अब अगर कोई भी चीज़ रिवॉल्व करेगी और उसको डेफिनेशन में नहीं उतारेंगे तो ये पक्का पता चलेगा कि ये वाइल रिवॉल्यूशन अपने आप पे एक फोर्स लगा रही है, और जब जब फोर्स लगेगा देयर विल बी द यूज़ ऑफ एनर्जी, एनर्जी यूज़ होगी। जब एनर्जी कम होगी तो वो पास आते जाएगा आते जाएगा आते जाएगा आते जाएगा और वो इसमें घुस जाएगा, न्यूक्लियस में कोलाइड कर देगा और न्यूक्लियस फोड़ देगा, एटम खत्म हो जाएगा। अगर एक एटम खत्म हुआ, दूसरा एटम खत्म हुआ, तीसरा एटम खत्म हुआ, एटम खत्म कर करके इसका एक एटम, दो एटम, तीन एटम पूरा मारकर गायब, थोड़ी देर बाद ये पूरा मारकर गायब हो जाएगा। सोचो इसका एक एटम खत्म हुआ, अगर ऐसे घूम घूम के इसमें आ जाए सारे, तो रदरफोर्ड की बस एक बात बेचारे की थोड़ी सी गलत हो गई भैया कि हमारे, कि इन्होंने क्या बोल दिया कि रिवॉल्व करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अंडर न्यूक्लियस एंड वाइल रिवॉल्यूशन दे रेडिएट द एनर्जी, तो उसमें से एनर्जी बाहर आती है। अब अगर एनर्जी निकलते जाएगी उसकी कम हो जाएगी तो वो कोलिजन करेगा, देयर विल बी नो स्टेबल मैटर अराउंड अस, मार्कर विल नॉट बी अराउंड अस, मैं ही नहीं रहूँगा आप भी नहीं रहोगे, तो ये सब बातें गलत हो गई। तो रदरफोर्ड ने जो ये बात बोली उसके बाद इसको बोलते हैं ड्रॉबैक। ड्रॉबैक मतलब फेलियर, फेलियर तो नहीं बोलेंगे, इतनी मेहनत करी उन्होंने, फेल तो नहीं कहा, कोई भी फेल नहीं होता, इतनी मेहनत करी उन्होंने। अब वो रिवॉल्व करने की बात उन्होंने बस थोड़ी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे सामने एक खतरनाक साइंटिस्ट आए हु हैव चैलेंज्ड द एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्होंने रदरफोर्ड को इस रिवॉल्व के डेफिनेशन न देने पर एक्सेप्ट किया, समझा कि यार भाई ने इतनी मेहनत करी है, थोड़ी सी मैं बता देता हूँ। उन्होंने बता दिया कि रिवॉल्व करते टाइम इलेक्ट्रॉन क्या करता है जिसके कारण मैटर स्टेबल है। तो उन्होंने इसके ड्रॉबैक को समझा दिया और बोला रदरफोर्ड का मॉडल सही है, कोई भी उंगली नहीं उठाएगा, इनका मॉडल बिल्कुल सही है, इन्होंने जो किया वो सही एक्सपेरिमेंट था, इनका ऑब्जर्वेशन का कंक्लूजन बिल्कुल सही है, दैट इज़ ऑल राइट। बस ये छोटी सी बात जो रिवॉल्व करने वाली थी कि घुस जाएगा अंदर, वो मैं समझा देता हूँ। कौन था वो साइंटिस्ट, तो अगली वीडियो में हम देखते हैं। तो भैया इन्होंने न्यूक्लियर मॉडल में क्या कही बात, पूरा कंक्लूजन निकलने के बाद क्या बात हुई कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, और उन्होंने कहा जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो किस में होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। न्यूक्लियस क्या होता है, ये एटम है और इसके अंदर ये न्यूक्लियस के अंदर सारा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, दिख रहा है ये पॉजिटिव पॉजिटिव। दूसरा उन्होंने कहा कि जो साइज़ ऑफ न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का साइज़ बहुत 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 छोटा होता है द साइज़ ऑफ एटम के कंपैरिजन में। एटम के साइज़ से ये वाला साइज़ बहुत छोटा होता है। ये न्यूक्लियर मॉडल आपके एनसीईआरटी में यहाँ पर लिखा है, इसको आप देख सकते हैं, तो आप इसको ज़रूर एक बार मतलब बुक से ज़रूर पढ़ा करो हर चीज़ को ना। तीसरी बात, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन्होंने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन द सर्कुलर पाथ, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन सर्कुलर पाथ, ओके। तो तीन चीज़ें उन्होंने बताई थी कि न्यूक्लियस के अंदर होता है पॉजिटिव चार्ज और उसका साइज़ बहुत छोटा होता है, और तीसरी बात इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो 1, 2 और 3 ये न्यूक्लियर मॉडल जो उन्होंने अपनी किताब में लिख दी बात। उन्होंने एटम को जब प्रेजेंट किया स्टेज पे जाकर तो उन्होंने यही तीन बातें बताई थी, ठीक है। पूरा एक्सपेरिमेंट नहीं बताते कि मैंने क्या क्या किया, उन्होंने डायरेक्ट बताया। अगर किसी को डाउट हो रहा है कि भैया ऐसा नहीं होता तो देख लो मेरा एक्सपेरिमेंट घर चल के मैं आपको बता देता हूँ कि भैया मैंने क्यों कहा कि पॉजिटिव केवल यहाँ है, यहाँ क्यों नहीं है, वो मैं आपको बता दूंगा घर चल के। स्टेज पर उन्होंने जो बोला वो न्यूक्लियर मॉडल था ये, ठीक है। मैं जो भी बातें ऐसी करता हूँ ना आप लोगों के साथ, इट्स जस्ट फॉर अ फन ऑफ साइंस, जॉय करो उसको, लेकिन बस याद रहे इसलिए मैंने ये सब बातें बताई। न्यूक्लियर मॉडल मतलब ये मेन बात थी। पूरा इतना बड़ा जो हमने पूरा लेक्चर समझा ना, दैट इज़ जस्ट बिकॉज कि हमको ये समझ में आया कि एटम क्या है। तो एटम का मतलब क्या था, ये था। अब डायरेक्ट भी बता सकता है यार कोई दुनिया में इंसान कि भैया एटम होता है, ये रहा न्यूक्लियस, ये क्या है न्यूक्लियस, और ये क्या है पूरा का पूरा एटम है, ठीक है। उसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐसे साइड में घूमते हैं चारों तरफ, क्लियर। तो डायरेक्ट बताया जा सकता है, पर बच्चों को मज़ा आता है सुनने में कि आया कहाँ से स्ट्रक्चर, इसलिए हमको पूरी पढ़ाई बना दी है। पढ़ाई को देख के कभी ऐसा नहीं सोचना ये तक पढ़ा रहे हैं। अच्छा, बाय।